गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के ऊपर। इस स्पेस में जो कंपनियां काम करती है उनके जो रिजल्ट्स आए हैं Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 के, उसको समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, कौन से ऐसे कंसर्निंग पॉइंट्स है जो अपने कॉल में इन कंपनियों में बताए हैं, और इस सेक्टर में जो भी सेक्टर लीडर है वो किस तरीके से उभर के आ रहा है, उनका परफॉर्मेंसेस कैसा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसके बहुत सारे पहले वीडियोस में इंडिया शेल्टर्स को कवर किया है, होम फाइनेंस को कवर किया है, सो यू कैन ऑलवेज वॉच दोस प्रीवियस वीडियोस ऑफ द Q1 फाइनेंशियल ईयर 26। तो इस फाइनेंशियल क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें इंडिया शेल्टर्स के रिजल्ट्स आए हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं, एप्टस वैली फाइनेंस ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, मुझे लगता है आज ही आधार हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं। सो इस सेक्टर्स में क्या कुछ चल रहा है उसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इनके Q2 के नंबर्स कैसे थे, H1 का परफॉर्मेंसेस कैसा था, इनके एसेट क्वालिटी में किस तरीके से सुधार या खराब चीज़ें हो रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपने ग्रोथ का गाइडेंस इस कंपनियों ने जो अपने फाइनेंशियल ईयर्स के शुरुआत में दिया था उसको किस तरीके से इंटैक्ट कर रहे हैं या उसमें कुछ रिवाइज कर रहे हैं, उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो इन डिटेल ये जो वीडियो होने वाला है वो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के ऊपर होने वाला है, और आई विल ट्राई टू गिव यू द insight about the con call also which has happened on Aadhar housing, on the India shelter और होम फर्स्ट फाइनेंस। क्या कुछ चीज़ें उसमें से निकल के आ रही है, नुआंसेस क्या है, बिकॉज रिजल्ट तो आपको तो यू कैन गेट ऑन द ट्विटर, यू कैन गेट ऑन द वेबसाइट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज इज हैपनिंग, व्हाट काइंड ऑफ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कंपनी हैज गिवन द गाइडेंस अर्लियर स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, और उसमें क्या चेंजेस हो रहा है, उस गाइडेंस के अनुसार कंपनियां काम कर रही है कि नहीं है, या उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को समझने की कोशिश करते हो। तो मैं थोड़ा रिजल्ट्स के ऊपर बाद में आऊँगा, बट आई वुड लाइक टू गिव यू जस्ट एन इंसाइट्स कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस अगर किसी को पता नहीं है तो स्पेशली ये जो कंपनियां हैं वो बेसिकली लोन देने का काम करती है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, जिनका एवरेज लोन बुक अराउंड 10 लाख के अनुसार होता है। 10 लाख का एवरेज लोन बुक ये करते हैं। ये कंपनियां लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर काम करते हैं और ज़्यादातर काम होम लोन में ये करते हैं। तो बेसिकली ये जो लोन है वो सैलरीड लोगों को ये लोन देते हैं। ये जो लोन है वो आपके बेसिकली अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, अगर कोई शॉपकीपर है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में, अगर छोटा मोटा वो कोई बिजनेस चला रहा है, अगर कोई दुकान चला रहा है, तो उन सारे लोगों को ये लोन देने का काम करते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीज़ को आप सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ लोन कहते हो। दिस इज डिफरेंट दैन द MFI लोन, जो माइक्रो फाइनेंस लोन होता है, जो अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी में माना जाता है। और लेकिन ये जो कंपनियां काम करती है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, तो बेसिकली इनका जो सारा जो लोन बुक है वो सिक्योर्ड लेंडिंग में आता है। इसीलिए यू वुड नॉट सी दैट मच ऑफ डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी व्हेन यू कंपेयर टू द MFI लोन बुक और व्हेन यू कंपेयर टू द सिक्योर्ड लोन बुक। तो MFI में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम आपने देखा, क्रेडिट क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण में देखा आपने, बहुत सारे 5 स्टार जो कंपनी थी उनमें भी देखा, सेटिंग क्रेडिट में देखा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियों जो MFI लोन में काम करती हैं, तो उनमें आपने बहुत बुरा हाल देखा 2024 में। लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो अभी उभरती हुई नज़र आ रही है, जो अपने IDFC फर्स्ट बैंक के कॉल में भी हमने वो सारी चीज़ें देखी। तो MFI लोन बुक और सिक्योर्ड लोन बुक, ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का लोन बुक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जहाँ पर आपको एबिलिटी टू गेट रिकवरी ऑफ योर लोन इज़ बेटर। बिकॉज अगर आप किसी घर में रह रहे हो तो इफ़ यू हैव टेकन द लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बाकी किसी का लोन आपने लिया हुआ है, सो एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू पे द होम लोन इज़ बेटर, बिकॉज वो अपने घर को नहीं खोना चाहता है। तो बेसिकली दे विल पे मोर टुवर्ड द अफोर्डेबल होम फर्स्ट फाइनेंस काइंड ऑफ कंपनीज। तो वो थोड़ा सा बेनिफिट ये कंपनियों को रहता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में सैलरीड लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ये लोन देने का काम करती है। अभी इनमें से जो 3-4 कंपनी इंडिया में लिस्टेड है वो बहुत ही बेहतर काम कर रही है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को देखोगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में ये जो इंडिया शेल्टर है, इनका जो AUM है वो लगभग 9,200 करोड़ का AUM है। होम फर्स्ट फाइनेंस का 12,000
14,000 करोड़ का लोन बुक है। एप्टस वैल्यू फाइनेंस की अगर बात करें तो वो कुछ 12,000 करोड़ का है। अगर वो आधार की बात करो, आधार हाउसिंग फाइनेंस की, उनका कुछ 20,000 25,000 करोड़ की तरफ उनका लोन बुक है। तो ये जो इंडिया शेल्टर जो कंपनी है वो छोटे AUM पे है, मतलब उनका जो बेस है वो AUM का वो बहुत छोटा है, 9,200 करोड़ का है। और आप देखोगे इंडिया शेल्टर ये जो कंपनी है पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस देती आ रही है। कंपनी ने गाइडेंस दिया था 30 to 35% लोन बुक ग्रोथ का, उस गाइडेंस के अनुसार ही कंपनी हर क्वार्टर में परफॉर्म करती आ रही है। और इसीलिए आप अपने स्टॉक में के प्राइस के मूवमेंट में आप देखोगे स्टॉक बहुत ऊंचे की तरफ ऑलवेज ऑल टाइम हाई रहता है। तो ये इंडिया शेल्टर्स नॉर्मली ये जो है वो अपना गाइडेंस जो दिया है उसी अनुसार काम करती है। होम फर्स्ट फाइनेंस जो कंपनी है वो भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जिनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन जो आता है 83% ऑफ द लोन वो सैलरीड लोगों को 83% ऑफ द लोन जो है वो होम लोन को देते हैं। और लैप जिसे बोलते हैं आप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, वो बाकी थोड़ा बहुत लोन बुक है। तो इन 3-4 कंपनियों को अगर मैं एनालिसिस करूं तो इंडिया शेल्टर है जो वो छोटे बेस से आती है, जिनका AUM छोटा है। उसके बाद होम फर्स्ट आती है, एप्टस आती है, और आधार जो है वो सबसे बड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है इन टर्म्स ऑफ द देयर AUM। तो उनका AUM बड़ा है, इसीलिए स्कोप ऑफ द इंडिया शेल्टर इज ऑलवेज ऑन द हायर साइड बिकॉज वो छोटे बेस से निकल के आती है। तो एक पॉइंट हुआ। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से इस कंपनियों में अगर देखा होगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा था। लेकिन आप Q1 के कॉन कॉल में चले जाओगे, बजाज फाइनेंस जो NBFC का सबसे बड़ा लीडर है, उन्होंने अपने कॉन कॉल में कहा था कि वी आर सीइंग द स्ट्रेस इन द MSME सेक्टर। MSME सेक्टर में उनको नजर आ रहा था और उन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 26 में हमारी जो ग्रोथ होगी NBFC सेक्टर्स में, वहाँ पर MSME में हमें बहुत ही कम लोन बुक आपको नजर आएगी। वही चीज SBFC फाइनेंस के उनके कॉन कॉल में असीम ध्रुव ने भी कहा कि थोड़ा बहुत पेन नजर आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि SBFC का स्टॉक एक समय के बाद वहां थोड़ा सा स्टैग्नेंट बना हुआ था। तो उसका रीज़न ही वही था। हालांकि उनके Q2 के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट ऊपर की तरफ उन्होंने गाइडेंस भी रिवाइज किया है। तो MSME सेक्टर्स में उन्होंने कहा था कि प्रॉब्लम के आसार नज़र आ रहे थे। आपने देखा होगा कि NBFC सेक्टर्स ये थोड़ा सा सिक्लिकल सेक्टर्स में भी माना जाता है। हालांकि यहाँ पर ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन एक समय के बाद 3-4 सालों के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पेन आना शुरू हो जाता है, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी से भी रिलेटेड होती है। क्योंकि सारा जो बिजनेस मॉडल है वो किसी बड़े बैंक से ये पैसा उठाते हैं और गांव के टायर 2 टायर 3 सिटीज़ को वो लोन देते हैं और वहाँ से लोन रिकवरी करते हैं। तो मतलब वहाँ से एक जगह से लोन लेते हैं और एक जगह पर लोन देते हैं, और बीच का जो मार्जिन है उसको स्प्रेड बोलते हैं, वहाँ से वो पैसा बनाते हैं। तो अगर आप मान लो कि 8.5% से अगर कहीं से लोन उठा रहे हो और 13-14% से आप लोन दे रहे हो, तो बीच का जो मार्जिन बचता है आपको 6.4 6.5, उसको स्प्रेड बोलते हैं NBFC सेक्टर्स में। तो वहाँ से वो पैसे बनाने का काम करती है। तो बिजनेस मॉडल बहुत ही आसान होता है। तो आप एक बात समझ लो, कोई भी NBFC सेक्टर्स की कंपनी को एनालिसिस करने के पहले यहाँ पर लोन बुक को ग्रोथ कराना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप इंडिया में किसी भी बंदे को पूछो कि अगर आपको लोन चाहिए क्या, तो वो हाँ ही बोलता है, क्योंकि इंडिया में एस्पिरेशंस के चलते जो मिडिल क्लास ऊपर की तरफ चले जा रहा है, तो उसको तो पैसे की ज़रूरत होती ही होती है। तो इन सारी कंपनियों को लोन देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस लोन को टाइमली रिकवर करना और अपने एसेट क्वालिटी को कंटेंट रखना वो बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। क्योंकि बहुत सारे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अंडरराइटिंग उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से होते नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे नहीं होते हैं, ट्रस्ट फैक्टर्स आता है, पॉलिटिकल रीजंस आते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं मानसून के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसलिए आप बोलोगे यार बड़े जो बैंक है वो क्यों इस तरीके का काम नहीं करते, वो इस तरीके का काम इसलिए नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इसीलिए एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की ये जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े NHB नेशनल हाउसिंग बोर्ड हो गया या बड़े बड़े बैंक से लोन उठाते हैं, और वो लोन जो है अपना बिजनेस मॉडल उठा के वो ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में देते हैं, बीच का मार्जिन खाते, यही उनका एक बिजनेस मॉडल है। तो मतलब कहने की बात यह है कि लोन बुक को ग्रोथ करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो होती रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सारी कंपनियों में होता है एसेट क्वालिटी। अगर एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है और आप अपने लोन बुक को बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब है
है कि कोई ना कहीं जाके प्रॉब्लम आपको नजर आती है। तो अगर मैं वापस आता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में, मैं कहने की ये कोशिश कर रहा था कि एक साल में आपने एमएफआई में बहुत बड़ा पेन देखा, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल्स हो गया, सारे स्टॉक लुढ़क गए। इसका रीजन था क्योंकि जो लोन आपने दिया था वो लोन रिकवर नहीं हो रहा था। वो तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द सेगमेंट हो गया। पिछले अगर मैं Q1 में चले जाऊँ तो SBFC फाइनेंस जो MSME लेंडिंग का काम करती है, बजाज फाइनेंस, इन्होंने MSME में थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात कही। अब थोड़ा सा आते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सबसे बड़ा सिक्योर माना जाता है। ये थोड़ा सा कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर चले जाने की बात ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में होती है। तो अगर मैं देखूं रिजल्ट्स को एनालिसिस करूं तो अगर मैं बात करूं कि इंडिया शेल्टर ने 31% की AUM ग्रोथ डाली है, होम फर्स्ट फाइनेंस ने 26% की ग्रोथ डाली है, 22% की ग्रोथ डाली है एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस ने, और 21% की ग्रोथ डाली है आधार हाउसिंग फाइनेंस में। तो इन तरीके से उनका AUM तो बड़ा है, लेकिन मेरा पॉइंट जो आता है वो डिसबर्समेंट की तरफ आता है। वो सबसे बड़ा मुझे मेन पेन पॉइंट लगा, क्योंकि अगर डिसबर्समेंट की मैं बात करूं, अगर मान लो आप एक कंपनी चला रहे हो और आपका धंधा है किसी को पैसे देने का, और अगर मान लो कि आप आगे इंक्रीमेंटल जो लोन आप दे रहे हो लोगों को उसको कम कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आप डिसबर्समेंट को थोड़ा सा, डिसबर्समेंट की पेस को आप अगर कम कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपके जो दिए हुए पैसे वो कहीं ना कहीं आपको एज अ मैनेजमेंट लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, और वो नजर भी आ रहा है इन सारी कंपनियों के। आप 30 डेज DPD बकेट देखोगे, स्टेज 2 से 3 के अगर नंबर्स आप देखोगे, 1+ DPD बकेट देखोगे, तो वहां पर नजर आ रहा है कि थोड़ा सा पॉइंट ऑफ परसेंटेज इंचअप हो रहा है। ये 30 डेज DPD क्या होता है? 30 डेज DPD कुछ नहीं है, वो 30 डेज मतलब 30 डेज, DPD मतलब डेज पास ड्यू। मान लो कि मैंने 1 तारीख को मेरे EMIs ड्यू थे और मैंने 1 तारीख को नहीं भरा और वहां से 30 डेज चले गए, तो दूसरे अगर मैं अक्टूबर के 1 को अगर मैं कंपनी को देने वाला था अपने EMI, अपना जो लोन लिया हुआ है वो मैं नहीं दे सका, और उसमें से 30 डेज ऐड हो गए, तो वो 30 डेज बकेट में आता है। उसमें से भी 60 डेज बकेट में आता है कि 60 डेज मैंने पैसा नहीं दिया, वो 90 डेज बकेट में आ जाता है कि 90 डेज नहीं दिया, और एक समय के बाद वो उसको GNPA में कंसिडर होता है। तो बाद में कंपनी को प्रोविजनिंग लेनी पड़ती है। प्रोविजनिंग मतलब अपने प्रॉफिट में से इस ऐसे पैसे को गठित करना पड़ता है RBI के रूल के अनुसार कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, तो उनको प्रॉफिट में से उस सारी चीज को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो ये हो गया। तो अगर मान लो कि अगर आपकी AUM ग्रोथ अच्छी तरीके से बढ़ रही है, वो तो दिया हुआ लोन है, वो तो इंक्रीमेंटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आप अगर डिसबर्समेंट को कम कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। अगर डिसबर्समेंट की बात करूं तो इंडिया शेल्टर ने 12% से अपने डिसबर्समेंट को Q2 और Q2 से बढ़ाया है। होम फर्स्ट फाइनेंस की बात करूं तो 9% से उन्होंने अपने डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। अगर मैं आधार हाउसिंग फाइनेंस में की बात करूं तो उन्होंने कुछ 8-9% से अपने डिसबर्समेंट को बढ़ाया है। तो इन सारी चीजों को नजर आते हुए देखता है तो कहीं ना कहीं डिसबर्समेंट कम होना ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है इस सेक्टर के लिए। और कंपनी के अगर आप कॉनकॉल में चले जाओगे तो कॉनकॉल का माहौल में आपको समझ आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एनालिस्ट ने इसी चीज के ऊपर पूछे हैं कि आपने आने वाले समय में आप डिसबर्समेंट को किस तरीके से रखोगे, क्योंकि आज अगर डिसबर्समेंट नहीं करोगे तो आगे जाते हुए आपका जो गाइडेंस है 30-35% का, वो थोड़ा सा हैम्पर होने की कोशिश में रखता है। हालांकि मैनेजमेंट यही बोलेगा कि नो एवरीथिंग इज वेल। उन्होंने कहा है कि अगस्त जो इनका मंथ था वो बहुत ही बुरा था, लेकिन सितंबर में थोड़ा सा रिकवरी नजर आ रही है। तो इंडिया शेल्टर की बात मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देके करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि इंडिया शेल्टर ये जो कंपनी है इसके अगर आप नंबर्स देखोगे कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर कंपनी अपनी नंबर्स को डिलीवर करता है। तो गाइडेंस दिया था 30-35%, AUM की ग्रोथ 31% की हुई, पैट की ग्रोथ 35% की हुई। उनके अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखो उनको भी उन्होंने कंटेन किया है, 0.5% का क्रेडिट कोड का गाइडेंस उन्होंने दिया है, और उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है या कॉस्ट ऑफ फंड आप बोल सकते हो उसका भी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि 8.4 से बिकॉज ऑफ द रेट कट और इस चीज़ों की वजह से वो भी नीचे आएगा 8.1, और उनका जो स्प्रेड है वो भी उसका गाइडेंस 6% के अबव उन्होंने दिया है। तो मेरा अनुसार है उनका स्प्रेड जो है वो 6.5-6.8% की तरफ स्प्रेड रहेगा। तो इसका मतलब यही है कि इंडिया शेल्टर ये जो कंपनी है उन्होंने जो गाइडेंस दिया था और उनके जो नंबर्स आए हैं और उन्होंने जो कमिटमेंट दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू होम फर्स्ट फाइनेंस। क्योंकि होम फर्स्ट फाइनेंस का जो गाइडेंस था कि हम अपने लोन बुक को 30% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वहां पर अपने AUM को ग्रोथ अगर बात कर लो तो वहां पर 26% की ग्रोथ है, और उन्होंने अपने रिवाइज किया है अपने गाइडेंस को FY फाइनेंशियल ईयर 26 को। उन्होंने कहा है कि हम 25% से ग्रोथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं होम फर्स्ट फाइनेंस ने अपने गाइडेंस को लोअर एंड की तरफ अपने गाइडेंस
गाइडेंस को रिवाइज किया है। अगर कोई कंपनी, जैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि अगर कोई कंपनी अपने गाइडेंस को लोअर एंड की तरफ रिवाइज करती है, सो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द स्टॉक परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हालांकि इंडिया शेल्टर ने अपने गाइडेंस को इंटैक्ट रखा है। अगर मैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो उन्होंने भी कहा था कि पहले 28-30% से ग्रो करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने गाइडेंस दिया है 25% का, तो उन्होंने भी अपना गाइडेंस को घटाया है। इस फाइनेंशियल ईयर Q2 में उनकी जो ग्रोथ रही है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की, वो 22% की रही है। तो मैं अगर और आधार वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो बड़ा AUM का साइज है, उसके बावजूद भी 21% की ग्रोथ नजर आई है। तो अगर मैं पूरे हाउसिंग फाइनेंस की बात करूं तो मोटा मोटी आई कैन प्रेडिक्ट और आई कैन से दैट द इंडिया शेल्टर इज इन द बेटर शेप। However, the important thing is उनका 30 डेज DPD बकेट बढ़ा है, 3.1% था Q4 में, जो Q1 में गया था 4.3। वहां पर भी मुझे डाउट लगा था, लेकिन आई थॉट ओके लेट्स गिव 1 क्वार्टर टू द मैनेजमेंट एंड सी हाउ दे डू। बट व्हेन आई सी द Q2 नंबर्स, इट इज इंक्रीज फ्रॉम 4.5 to 4.7। अगर मैं Q4 से बात करूं 3.1 से 4.5, Q1 में FY फाइनेंशियल ईयर 26 और Q2 में 4.7। तो ये मुझे नजर आता है कि 30 डेज बकेट में कहीं ना कहीं इंचअप हो रहा है। हालांकि अगर मैं GNPA का नंबर देखूं तो वहां पर 1.2% का सही है, NNPA का नंबर 0.9% सही है। हालांकि अगर मुझे मेरे 30% DPD बकेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रेस नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है। हालांकि उन्होंने अपने कॉन कॉल अगर आप देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक नेचर नजर आएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये तो मोमेंटरली है, हम लॉन्ग टर्म होराइजन देखते हैं, कपल ऑफ मंथ के बाद हम अपने ये जो नंबर्स आपको इंचअप नजर आ रहे हैं वो थोड़ा सा कंट्रोल में होंगे, एंड वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन आवर गाइडेंस, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ओके, द मैनेजमेंट हैज एन एबिलिटी, दे ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स एवरीथिंग इज फाइन, बट वी एज अ शेयर होल्डर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द थिन लाइन बिटवीन। द थिन लाइन इज yes, the company has delivered the good result, no doubt of India Shelter, but I'll be very cautious and I would like to go through the con calls of these 5 companies and understand। अगर आप होम फर्स्ट फाइनेंस के कॉन कॉल में चले जाओगे तो आपको नजर आएगा कि माहौल उतना सा ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सेटबैक इन सारी कंपनियों को नजर आ रहा है। चलो थोड़ा सा इंडिया शेल्टर्स की बात करते हैं। इंडिया शेल्टर जो कंपनी है, जो लोन देती है वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को लेती है। 43% ऑफ लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काम करते हैं। 57% ऑफ द लोन देते हैं वो अगेन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, टायर 2 टायर सिटीज में देते हैं, जो शॉपकीपर्स है, जो छोटा मोटा धंधा चलाते हैं, उनको देते हैं। अभी क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। अब आप बोलोगे यार टैरिफ तो टेक्सटाइल के ऊपर है, टैरिफ तो श्रिम्प के ऊपर है, टैरिफ तो लेदर इंडस्ट्रीज के ऊपर है, लेकिन बहुत बड़ा टैरिफ है। अगर टैरिफ बड़े इंडस्ट्रीज के ऊपर लगेगा तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट रहने वाला, जो छोटा मोटा काम करने वाला जो बंदा है, जिसको इंडिया शेल्टर ने लोन दिया होगा, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में आएगा ना, बिकॉज वैल्यू चेन ऊपर से नीचे तक फ्लो करती है। अगर कोई लेदर इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है, उसको ही कहीं अगर सामान सप्लाई करने वाला बंदा है, उसको अगर इसने लोन दिया हुआ है, तो दे विल बी इन द प्रॉब्लम इवेंचुअली, बिकॉज वैल्यू चेन प्रोपोजिशन नीचे की तरफ जाता है। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, ऐसा कॉन कॉल में नजर आया। दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट मुझे लगी कि बैलेंस ट्रांसफर आउट क्या कंसेप्ट है। मान लो कि अगर मैंने इंडिया शेल्टर से लोन लिया हुआ है अपने घर के लिए, होम लोन लिया हुआ है, और मैंने जो लोन लिया हुआ है 14% से लोन लिया हुआ है। मेरे घर के बाजू में अगर कोई HDFC बैंक खुलती है और वो बोलती है कि नो वी कैन एबल टू गिव यू द लोन इन 8-9% काइंड ऑफ होम लोन, तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू इज, मैं HDFC के पास जाऊंगा, बोलूंगा कि मेरे पास तो ये जो इंडिया शेल्टर का लोन है, इसको आप पूरी तरह से आप ले लो, और आई वुड लाइक टू पे यू 8% रादर देन पेइंग 13% टू द इंडिया शेल्टर। इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर आउट। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि इसमें से EMI का जो प्रोपोजिशन आगे वाले समय में इंडिया शेल्टर को मिलना है मेरे से, वो कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा ही लोन बुक अभी HDFC की तरफ ट्रांसफर आउट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर आउट। तो हालांकि आप कितना भी कोशिश कर लो, बिकॉज एज अ पर्सन अगर मुझे कहीं कम रेट में होम लोन मिल रहा है तो मैं उधर की तरफ जाऊंगा, मैं वापस इंडिया शेल्टर्स के ऊपर क्यों आऊं। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि टोटल लोन बुक का पहले तो 4.5% का बैलेंस ट्रांसफर आउट होता था, लेकिन वो 6% के ऊपर है। मैंने देखा है कि होम फर्स्ट फाइनेंस का तो 7% के ऊपर बैलेंस ट्रांसफर आउट हो गया है। और कंपनी के कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा है कि हाँ, एक थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट है कि बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं कि बैलेंस ट्रांसफर आउट लेके
कहीं पर लोन कम मिल रहा है तो उसके तरफ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई भी बैंक हो, कोई भी एनबीएफसी हो, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमोडाइट बिजनेस। इट्स नॉट लाइक अंडर एआई कि भाई कोई तुम इन्वेंट कर रहे हो चीज़ों को। मतलब आई कैन टुमारो स्टार्ट इन बिजनेस एंड से दैट ओके आई एम स्टार्टिंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक और मेरा इतना लोन बुक है। जो इंडिया में एक ही चीज़ है ना, अगर कोई कम रेट इंटरेस्ट में लोन देगा तो मैं तो उसके पास जाऊँगा। आई डोंट केयर कि किस तरीके से। हालांकि ये बात होती है कि आपकी अंडर राइटिंग नॉर्म्स कैसे है, कोई लोगों को आप लोन दोगे, कोई लोगों को लोन नहीं दोगे। तो हुआ ये है इन सारी कंपनियों में, एमएफआई में जो थोड़ा सा गार्ड रेल आया, एमएफआई में थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, तो इन लोगों ने अपने जो अंडर राइटिंग नॉर्म्स है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रिंजन कर लिया, जिसकी वजह से भी डिसबर्समेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा सा कॉशियस चल रही है सारी कंपनियां। बैलेंस ट्रांसफर आउट का प्रॉब्लम है, ये तारीफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के चलते थोड़ा सा डिसबर्समेंट के ऊपर उनका असर नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया शेल्टर्स के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1 एंड वी विल मेक अप ऑल द डिसबर्समेंट व्हिच यू सी ऑन द लोअर साइड ऑफ द नंबर्स। सो उन्होंने गाइडेंस तो दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन द 30-35% numbers in terms of the growth and we will intact to it. हालांकि होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, उन्होंने अपने तो गाइडेंस को लोअर एंड में कंप्लीट कर लिया, तो वहां तो जाना बनता ही नहीं है। तो देर इज ओनली वन विनर विच इज इंडिया शेल्टर बट अगर मुझे डिटेल में देखना है तो आई विल बी वेरी कॉशियसली लुकिंग इनटू द नंबर्स। अगर मैं ऑपेक्स ऑपेक्स टू एसेट की बात करूं तो वो भी कंटेंट है 4.4% के ऊपर। पहले तो 5% हुआ करता था। ऑपेक्स टू एसेट का नंबर मतलब उनका जो ऑपरेशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, नए नए ब्रांचेस वो खोल रहे हैं। अभी 9 ब्रांचेस इस Q2 में खोले, इसके पहले 24 खोले थे, तो टोटल 33 ब्रांचेस खोले हैं। गाइडेंस था 40-45 खोलने का, तो वहां तो वो अच्छा काम कर रही है, नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं। और इसके बावजूद भी ओपेक्स टू एसेट का जो नंबर है 4.4 वो भी अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं तो ऑपरेशन एक्सपेंडिचर जितना होना चाहिए वहां पर अच्छा खासा कंट्रोल इन्होंने लाया है। क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है उनको भी इंटैक्ट रखा है, 0.4 to 0.5 इस रेंज में उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा है कि कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो वो लेते हैं तो वहां पर 8.4 का नंबर है अभी तक। वो आगे जाते हुए 10-20 BPS से कम होगा, 8.1 होगा। और इसका असर मुझे स्प्रेड में नजर आएगा, क्योंकि इसकी यील्ड जो है वो 14.9 है। आप समझ लो कि यील्ड ये होती है कि आप कितने पे लोन दे रहे हो, 14.9। आपका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जहां से आप पैसा उठा रहे हो, सिंपल एज दैट इज लाइक 8.5, वो नीचे आएगा 8.1, क्योंकि अभी रेट कट हुए हैं, वो थोड़ा सा बेनिफिट बैंक पास ऑन करेगी, तो वहां से 8.4 से 8.1 हो जाएगा। जो ये स्प्रेड है 6.4 का, वो तो 6.5-6.7 तक होने की उम्मीद है। और जितना स्प्रेड अच्छा हो जाएगा उतना इनकम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब वही है ना कि अगर मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा, वो जो होता है ना कि FMCG में मैंने कितने मार्जिन में माल बेचा, तो वही है इन दिस सेक्टर एज वेल कि मार्जिन आपका बढ़ता है स्प्रेड बढ़ने से। तो वो भी उन्होंने इंटैक्ट रखा है। लेकिन जो DPD बकेट्स है उसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कॉन कॉल में बहुत सारे सवाल पूछे गए कि किसी ज्योग्राफी में आपको प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कहाँ पर आपको नजर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मध्य प्रदेश में जो इंडिया शेल्टर्स का प्रॉब्लम हुआ था, वहाँ कोई सीनियर लीडरशिप वहाँ पर छोड़ के गया था, लेकिन वहाँ पर चीज़ें बैक ऑन ट्रैक आने लगी है। नए लीडरशिप वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है। उनका कहना है कि अगले आने वाले समय में एट्रिशन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए उन्होंने ESOP दिया है, मैनेजमेंट ने मंजूर किया है। तो बहुत सारे ब्रांच मैनेजर्स और जो ग्राउंड पे लोग काम करते हैं उनको ESOP मिलेगा, एंड दैट इज द मोटिवेशन फॉर दिस कंपनीज टू स्टे। बिकॉज आप समझ लो, अगर मैं इंडिया शेल्टर में सेल्स मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, एंड इफ I get a good opportunity from other, so I will go there. I will not wait to stay here. Despite like if I don't see any benefit, why should I stay here? तो attrition को कंट्रोल करना, ये जो लोग होते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लोन देना मतलब एक रिलेशनशिप का काम है, एक ट्रस्ट का काम है। अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ और वहाँ की भाषा मुझे नजर आती है, वहाँ की रूह मुझे याद है, वहाँ का फाइनेंस मुझे समझ आता है, तो मैं उसी लोगों के पास चले जाऊँगा जो मेरे रिलेशंस के ऊपर मुझे लोन देगा। तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं इंडिया शेल्टर छोड़ के कहीं आधार में चले जाऊँ तो obviously there will be attrition and there will be impact on the India shelter. So obviously India shelter is trying to restrict that with these ESOP kind of things giving to this employees. तो वो उस तरीके से काम कर रही है।
हालांकि ये जो बीटी आउट का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा इंचअप मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द पीपल वांट टू गो टू दिस लोअर इंटरेस्ट काइंड ऑफ environment or the companies which they cater to. So I hope I tried my best to convince or like to inform you about what's happening in affordable housing finance space, even though despite the results look good. हाउएवर थोड़ा सा जो इंचअप हुआ है डीपीडी बकेट्स में, और जिस तरीके से और एक दूसरी बात बताना भूल गया, नॉर्मली ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका जो बहुत सारा एक्सपोजर एमएफआई लोन की तरफ था, तो उन्होंने क्या किया कि एमएफआई लोन को बुक को घटाया और सिक्योर्ड लेंडिंग में चले गए. सिक्योर्ड लेंडिंग में आता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन, वहाँ पर वो चले गए. तो हुआ ये है कि एमएफआई में प्रॉब्लम आते ही उन्होंने अपने एमएफआई को कम किया और सिक्योर्ड लेंडिंग में चले गए. ऑब्वियसली स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है. अगर मान लो कि मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे घर बनवाने के लिए होम लोन चाहिए, मैं अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ गया तो मुझे आपको कम इंटरेस्ट रेट में होम लोन मिल रहा है, और अगर मैं इंडिया शेल्टर के पास चले जाऊँ तो मुझे महंगे में मिल रहा है. तो ऑब्वियसली आई विल चूज द स्मॉल फाइनेंस बैंक. ये क्यों हुआ? क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक का बहुत बड़ा एक्सपोजर एमएफआई में था, लेकिन उन्होंने एमएफआई के मुख को घटाया और ये होम लोन में आ गए. उसकी वजह से भी कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर किसी सेक्टर में इतना तेजी से कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो असर होगा. तो डिसबर्समेंट का नंबर है वो थोड़ा सा आई वुड लाइक टू सी एंड आई विल बी मोर कॉशियस अबाउट द डिसबर्समेंट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि डिसबर्समेंट के नंबर Q1 में भी खराब थे. आई वॉज क्वेश्चनिंग at that point in time, but I thought, okay, let's give the one quarter round. But now I realize the disbursement numbers is also not in line. All our key management always try to convince us as a shareholder, but it's us that how we want to take it on all of these points. So hopefully you like the videos, hopefully you like my contents, and please like, share and subscribe. This gives motivation to deliver different kind of topics and deliver to you good insight and informations about different results coming on board Indian equities as well as the US equities. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.